नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज इस सेशन में हम मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के तीसरे सेशन के ऊपर आज यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको 2 सेशन प्रोवाइड किए थे। पहले सेशन में मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी। दूसरे सेशन में मध्य प्रदेश के जिले और संभाग, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको मैप बेस्ड यहाँ पर बताया था। और आज मैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती है, तो वो जो सामान्य जानकारी है मध्य प्रदेश के बारे में, उन सब चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैं आपको वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये सीक्वेंस आप यहाँ पर फॉलो करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानें, ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, सो मध्य प्रदेश जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ना। मतलब इसका कहीं पर भी आप देखोगे तो कोई भी जो यहाँ पर समुद्र वगैरह होता है उससे कहीं पर भी इसका जो कनेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको भू आवस्थित जो है एक राज्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉक्ड राज्य। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको मैप वगैरह में भी चीजें जो है वो पढ़ाई हुई है पहले। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान के साथ बॉर्डर टच हो रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तो कहीं पर भी किसी भी बड़े सी के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश का कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं है। और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक भू आविष्ठित जो राज्य है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसकी देशांतर स्थिति और जो अक्षांश स्थिति है उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर देशांतर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, देशांतर बेसिकली क्या होता है, देशांतर मतलब जो आपके लैटिट्यूड्स होता है, एक लॉन्गिट्यूड्स होता है। तो जो यहाँ पर हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वगैरह जो है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो देशांतर और अक्षांश वाली जो स्थिति है, ठीक है, तो उसके बारे में एक रिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देशांतर के बारे में बात करें और अक्षांश के बारे में, तो इसका जो टोटल यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक सिरा और दूसरा सिरा कहाँ पर है, तो वो बात हो रही है। तो इसमें आपको मैंने बताया था 21 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी यहाँ पर अक्षांश से लेकर, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, से 26 डिग्री 30 मिनट, ये 26 डिग्री हो गया और ये 30 मिनट हो गया। ये भी आपको नॉर्थ अक्षांश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देशांतर के बारे में बात करेंगे तो ये वाली चीज क्या है, ये आपकी अक्षांश है। और अगर हम देशांतर के बारे में बात करेंगे तो देशांतर में आपको ये 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से, ठीक है, कहां तक ये देखने को मिलता था, ये देखने को मिलता था 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। ठीक है, 48 मिनट ईस्ट, ये इसका क्या है, ये अक्षांश। और देशांतर में इसका जो यहाँ पर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं उसके बारे में चीजें बताई जा रही है। अक्षांश को हम हिंदी में जो है अक्षांश कहते हैं और इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। देशांतर मतलब जो होते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, आप सभी को पता है कि सन 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में मध्य प्रदेश, ठीक है, या एमपी व जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ पर अलग अलग हो गए। ठीक है, 2000 में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ जो है ये आपको अलग होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे, मतलब वर्तमान स्वरूप अगर हम मध्य प्रदेश का यहाँ पर देखें, तो वर्तमान स्वरूप में हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश को 5 स्टेट हैं जो बॉर्डर यहाँ पर टच करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के साथ जो यहाँ पर बॉर्डर टच करते थे, ठीक है, वो कितने स्टेट्स थे, तो इसकी जानकारी भी होना थोड़ा सा जरूरी है। मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग यहाँ पर नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करने वाले कितने स्टेट थे, तो वो थे टोटल 7। ठीक है, अगर हम इन 5 के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको यूपी देखने को मिलेगा, इसमें आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, गुजरात देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले जो यहाँ पर 7 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को यहाँ पर स्पर्श करते थे वो कौन कौन से थे, तो पहला आपको जैसे महाराष्ट्र देखने को मिल गया, राजस्थान देखने को मिल गया, गुजरात हो गया आपका, फिर उसके बाद यूपी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये बिहार देखने को मिल गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो एक आंध्र प्रदेश हो गया आपका और ये उड़ीसा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि भाई
का जो विभाजन यहाँ पर हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा को टच करने वाले कितने राज्य थे, तो वो टोटल आपको 7 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर 5 स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर को यहाँ पर टच करते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। अगर हम इसके टोटल एरिया के बारे में या क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो टोटल यहाँ पर एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, वो पूर्व में कितना था, मतलब विभाजन के पूर्व कितना था, और वर्तमान में यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि छत्तीसगढ़ में कितना रीजन आपको जाते हुए दिखाई दिया। तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल जो यहाँ पर एरिया था वो था 4,43,446। ठीक है, मतलब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि एरिया जो होता है वो किस में निकलता है, वो स्क्वायर किलोमीटर में निकलता है। ठीक है, अगर हम आज के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान में जो एरिया है वो यहाँ पर आपको 308 मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है ये आज के टाइम पीरियड पर आपको यहाँ पर एरिया देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो एरिया है ये भारत के एरिया का कितना परसेंट है, भारत का 9.38% भाग जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के एरिया में यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, भारत का 9.38% जो भाग है वो किसके द्वारा कवर होता है, वो मध्य प्रदेश के द्वारा आपको कवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये सब चीजें जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। केवल वही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करने जरूरी है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं वो सारे के सारे स्टेट और कौन कौन से जिले हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, अब उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन यहां पर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो किसके साथ करेंगे, वो हम करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कौन कौन से यहां पर जो जिले हैं वो यहां पर बॉर्डर को टच करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। मैप इसलिए आपके साथ है क्योंकि बार बार हम इसको देखेंगे तो चीजें हमको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर यहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी सीमा है ना, या उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, तो बॉर्डर शेयर करने वाले जो टोटल जिले हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं उनका नंबर कितना है भाई, उनका नंबर जो है वो टोटल 13 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये 13 जिले कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, तो अब हम इसको एक बार यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला स्टेट जो है वो कौन सा है, ये आपको मुरैना देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेट जो है ये आपको भिंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर लोकेटेड है ना, तो इसके आसपास इसके पास वाले जो स्टेट हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेट जो है ये आपको दतिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चौथा जो स्टेट है ये आपका शिवपुरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर क्या करेगा, यूपी के साथ बॉर्डर को टच करेगा। पांचवा जो स्टेट है ये आपका अशोकनगर है। ठीक है, उसके बाद छठवें नंबर पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपको सागर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सातवें नंबर पर ये निवाड़ी जो आपको स्टेट देखने को मिल रहा है, जो लेटेस्ट अभी हमारा स्टेट है निवाड़ी, ये 7वें नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर ये 8th नंबर पर आपको टीकमगढ़ जो है वो देखने को मिल रहा है, और 9th नंबर पर जो है ये छतरपुर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके आसपास वाले जो रीजन है वही सब होंगे यहाँ पर, तो ये छतरपुर हो गया, फिर उसके बाद ये आपको पन्ना देखने को मिल गया, फिर ये आपका सतना हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीवा हो गया, और लास्ट में जो है ये 13वें नंबर पर आपको सिंगरौली यहां पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ यहां पर क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करवाते हैं। ऊपर से अगर आप देखोगे तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, तो ये 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो एक ये इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपसे एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, है ना, इनमें से चूज करिए। 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे, तो आपको पता होना जरूरी है, और इसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम इसको याद कर लें, है ना। आपको याद करने वाला जो काम करना है वो किसका करना है, वो मैप का करना है। अगर आप मैप को अपने दिमाग में बसा लोगे
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं और वो मैप पर कहां पर लोकेटेड है, तो उससे फिर आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो यहां पर राज्य देख रहे हैं वो है महाराष्ट्र। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे अब कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ यहां पर बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपको यहां पर इस जगह पर देखने को मिल रहा है, तो हम इसके साथ यहां पर बॉर्डर को देखने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कि कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, तो उनका जो नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले बॉर्डर को टच कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, तो यहां पर जो है वो टोटल 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं। अब ये कौन कौन से जिले हैं, अब इनके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं। मैप से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पहले नंबर पर जो है ये कौन सा है, या आपको बालाघाट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप क्योंकि देख रहे हैं ना यहां पर क्या हो रहा है कि ये बालाघाट महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर जो है वो यहां पर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक तो यहां पर ये चीज हो गई। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो सिवनी, ठीक है, ये जो है ये भी महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच कर रहा है। तीसरे नंबर पर अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये है छिंदवाड़ा। ठीक है, ये हो गया। चौथे नंबर पर जो है ये हो गया आपका बैतूल। पांचवें नंबर पर हो गया आपका खंडवा। ठीक है, 6 नंबर पर जो है ये हो गया आपका बुरहानपुर। 7वें नंबर पर हो गया आपका खरगोन। ठीक है, 8वें नंबर पर हो गया आपका बड़वानी, और 9वें नंबर पर जो है ये हो गया आपका अलीराजपुर। मतलब नीचे वाले जो स्टेट हैं ये 9 स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, ये 9 स्टेट हैं जो यहां पर क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा आपसे पेपर में, तो अगर आपको मैप याद रहेगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि देखिए वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन सही रहेंगे, 1 गलत रहेंगे। तो हो सकता है कि किसी की लोकेशन यहां पर दे दें, किसी की लोकेशन यहां पर दे दें। तो आपको अगर लोकेशन पता रहेगी ना तो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर राज्य है जिसके साथ हम मध्य प्रदेश की बॉर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको छत्तीसगढ़ यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साथ अगर हम टोटल हमारे मध्य प्रदेश के जिले को देखें कि कितने जिले हैं जो यहाँ पर बॉर्डर को टच करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ टोटल 6 जिले हैं जो यहाँ पर बॉर्डर को टच करेंगे। मतलब बॉर्डर शेयर करने वाले टोटल कितने जिले हैं, या आपके 6 जिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि भाई अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ होगी। ये वाली ईस्ट, सॉरी ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर साइड में, ये क्या है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जगह है या कौन सा राज्य है ना, पश्चिम दिशा में कौन टच करता है, दक्षिण दिशा में कौन करता है, साउथ ईस्ट में कौन टच करता है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे बहुत आसानी क्वेश्चन है, मैप अगर याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ से जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, देखिए पहला अगर हम जिला यहां पर देखेंगे तो ये है आपका सिंगरौली। दूसरे नंबर पर अगर हम जिला देखेंगे तो ये है आपका सीधी। तीसरे नंबर पर अगर हम जिला देखेंगे तो ये है आपका शहडोल जो यहां पर बॉर्डर को टच कर रहा है। चौथे नंबर पर यहां पर आपको अनूपपुर देखने को मिल रहा है। 5वें नंबर पर आपको डिंडोरी देखने को मिल रहा है, और 6 नंबर पर जो है ये आपको बालाघाट देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा मंडला जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर को टच नहीं करता है, केवल सिंगरौली, सीधी, शहडोल, ठीक है, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये 6 जिले हैं जो यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर को टच करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो भी सेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हुई है। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। अब अगला जो हमारा राज्य है ये है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात राज्य के बारे में अब हम बात करेंगे कि भाई गुजरात के हमारे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर गुजरात से बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, गुजरात के को टच करने वाले केवल 2 जिले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो मध्य प्रदेश के हैं और गुजरात के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है,
अब ये जो 2 जिले हैं ये कौन कौन से हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। एक हो गया आपका यहाँ पर झाबुआ और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिले हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, गुजरात के साथ बॉर्डर को टच करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो हमारा जिला है वो कौन से स्टेट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम राजस्थान के साथ करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने यहां पर जिले हैं हमारे जो यहां पर बॉर्डर को टच करते हैं, तो टोटल आपको 10 जिले यहां पर देखने को मिलेंगे जो राजस्थान के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो 10 जिले हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में यहां पर बात करी जा रही है, अब इसके ऊपर एक बार हम नजर बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो अगर आप देखोगे तो यह है आपका झाबुआ, क्योंकि राजस्थान यहां पर है। ठीक है, झाबुआ हो गया। दूसरा आपको यहां पर रतलाम देखने को मिल रहा है, तीसरा आपको मंदसौर देखने को मिल रहा है, और चौथा जो है ये आपको नीमच यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये 5वें नंबर पर आपको आगर मालवा देखने को मिल रहा है। 6th नंबर पर जो है ये आपको राजगढ़ यहां पर देखने को मिल रहा है। 7th नंबर पर आपको गुना देखने को मिल रहा है। 8th नंबर पर आपको शिवपुरी देखने को मिल रहा है। 9th नंबर पर जो है ये आपको शिवपुर देखने को मिल रहा है, और 10th नंबर पर ये मुरैना है जो आपको राजस्थान के साथ बॉर्डर को टच करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है कि ये सारे के सारे जो आपके 10 जिले हैं, है ना, जैसे झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, है ना, उसके बाद फिर आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, मुरैना, ये टोटल 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर को टच करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैप के बेस पर मैंने आपको चीजें बताई हैं, और मैप के साथ ही अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे ना तो आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर एक चीज समझें कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है ना, अब टेबल बनाने से क्या होता है कि टेबल जल्दी से याद हो जाती है। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर जिलों के बारे में बात कर लें कि कितने जिले हैं जो यहां पर क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या है कि अरेंज करने को आ सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो टोटल जिले यहां पर हैं वो आपको मिलेंगे 13। ठीक है, उसके बाद अगली बात हम यहां पर करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। सो महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, तो वो है आपके टोटल 9। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, है ना। छत्तीसगढ़ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से ही निकलकर बना है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं मध्य प्रदेश के। और उसके बाद गुजरात जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात को टच करने वाले मध्य प्रदेश के टोटल जो जिले हैं उनका नंबर है 2। ठीक है, और फिर उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के टच करने वाले मध्य प्रदेश के टोटल जिले कितने हैं वो आपको 10 यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल आपको बता दी है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जो है वो कौन सा स्टेट है, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर मध्य प्रदेश के 13 जिले यहां पर टच करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जिले जो हैं वो कौन से स्टेट की बाउंड्री को सबसे ज्यादा यहां पर शेयर करते हैं, तो वो 13 है उत्तर प्रदेश को टच करने वाले। सेकंड नंबर पर जो है ये आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पर जो है ये आपको महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर गुजरात यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अब अगली बात यहां पर जो हम करने वाले हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले, ठीक है, ऐसे जिले जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जिले हैं, ठीक है, जो यहां पर क्या करते हैं कि 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए कुछ जिलों के नाम बता देता हूं मैं आपको। जैसे हो गया मुरैना, ठीक है, फिर हो गया आपका शिवपुरी, ठीक है, ये हो गया मुरैना और ये हो गया आपका शिवपुरी। उसके बाद अगला जो है ये है आपका सिंगरौली, ठीक है, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली। उसके बाद बालाघाट, ठीक है, ये हो गया आपका बालाघाट। फिर उसके बाद अगला जो है ये है आपका अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर।
राजपुर, और आखिरी जो है ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका झाबुआ। ठीक है, तो ये कुछ जिले हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, एक से ज्यादा जो यहाँ पर हमारे स्टेट्स हैं, नीबरिंग स्टेट, उनके साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। अगर जैसे मुरैना के बारे में बात करो तो ये राजस्थान हो गया, एंड ठीक है उत्तर प्रदेश उसके साथ बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, तो आप एक बार मुरैना को लोकेशन पे देखिए, ये है मुरैना, ये राजस्थान के साथ भी टच करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी टच करता है। ठीक है, तो एक ये चीज यहां पर हो गई। दूसरी बात, शिवपुरी के बारे में अगर हम देखेंगे तो शिवपुरी भी जो है ये किसके साथ टच करेगा, राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो मुरैना के पास में शिवपुरी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है शिवपुरी, ये राजस्थान के साथ भी टच कर रहा है और राइट हैंड साइड पर उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर को टच कर रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। फिर उसके बाद सिंगरौली, सिंगरौली जो है वो दो स्टेट के साथ करता है, एक तो हो गया आपका यूपी और दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सिंगरौली में चलते हैं। ये देखिए सिंगरौली, ये ऊपर की तरफ यूपी को टच कर रहा है और नीचे जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बालाघाट के बारे में बात करेंगे तो बालाघाट जो है ये दो स्टेट से करता है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा जो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो बालाघाट यहां पर है, ये है बालाघाट, तो राइट हैंड साइड पर ये छत्तीसगढ़ के साथ और इधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच कर रहा है। फिर अलीराजपुर जो है ये दो स्टेट के साथ करता है, पहला तो एक तो महाराष्ट्र हो गया और दूसरा जो है ये गुजरात हो गया। ठीक है, तो ये रहा अलीराजपुर आपका, अलीराजपुर ऊपर इधर देखोगे आप तो ये गुजरात हो गया और नीचे की तरफ महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पर है वो है हमारा झाबुआ। तो झाबुआ जो है दो स्टेट है आपके, एक तो गुजरात है और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान के साथ किसकी बॉर्डर टच होती है, ये झाबुआ के साथ बॉर्डर यहाँ पर टच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन बताई। ठीक है, तो ये है झाबुआ, ऊपर राजस्थान, बगल में गुजरात के साथ बॉर्डर टच करता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आप देखिए कि इनमें ना कुछ चीजें जो है वो कॉमन है ना। जैसे अगर आपको मैं यहां पर चीजें काउंट कराऊं, ठीक है, तो आपको देखो कुछ चीजें यहां पर समझ में आएंगी। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ना, जैसे उसको एक बेसिक सा मतलब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के 18 अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो टोटल क्या है, जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनका नंबर कितना है, अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी सीमा किसी राज्य को नहीं छूती। ठीक है, जिनकी सीमा किसी राज्य को नहीं छूती। ठीक है, आगे समझ में, इसमें क्या बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले 18 हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को यहां पर नहीं छूती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इतना सब कुछ आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम सभी को पता है कि देखिए भाई क्या होता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या बनाया, एक मैंने ये धरती बनाई। ठीक है, अब यहां से 0 डिग्री पर जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब ऊपर की तरफ ये वाली जो लाइन है और नीचे की तरफ जो यहां पर ये रेखा है, ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं 23। ठीक है, 23 1/2 डिग्री, या आप उसको यहां पर क्या कह सकते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ, दोनों बोल सकते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये क्योंकि साउथ में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो रेखा है ना 23, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से यहां पर जानते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो ये कर्क रेखा है ना, ये हमारे अलग अलग राज्यों से जाती है। ठीक है, अगर हम राज्यों के बारे में बात करें कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से जाती है, ठीक है, तो उसमें भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी आपके लिए याद रखिएगा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद झारखंड हो गया,
वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, है ना, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 स्टेट हैं, ठीक है, जो यहां पर पास होते हुए दिखाई देंगे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश से भी होता हुआ जा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं, ठीक है, जहां से क्या होता है कि कर्क रेखा आपको गुजरती हुई दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में 14 ऐसे जिले हैं जो आप यहां पर कह सकते हैं कि कर्क रेखा उनसे होती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप उसको आसानी से यहां पर सॉल्व कर सके। अब अगर देखिए आप तो यहां पर क्या है, संभाग वाइज भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, संभाग वाइज में अगर हम पहले संभाग के बारे में बात करेंगे तो पहला संभाग कौन सा है, यह है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, कौन कौन से, एक तो आपको ये उज्जैन भी देखने को मिल रहा है, रतलाम भी देखने को मिल रहा है और आगर मालवा। ठीक है, मतलब उज्जैन संभाग में कौन कौन सा है, एक तो आपको उज्जैन देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक आपको रतलाम देखने को मिल रहा है और एक जो है वो आपको यहां पर आगर मालवा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर हम देखें तो उज्जैन संभाग से जो है वो टोटल कितने यहां पर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे इससे ये होके जा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक आपका रतलाम हो गया, एक आपका उज्जैन हो गया और एक आपका यहां पर ये आगर मालवा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगली जो गाड़ी हमारी बढ़ रही है वो कहां पर बढ़ रही है, वो बढ़ रही है भोपाल संभाग में। ठीक है, ये जो है ये आपका भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको भोपाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको राजगढ़ भी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको सीहोर भी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको भोपाल भी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको विदिशा भी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको रायसेन भी देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर कई चीजें हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये राजगढ़ भी हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये आपका सीहोर हो गया, ठीक है, जहां से ये जा रहा है, उसके बाद ये आपका भोपाल हो गया, ठीक है, भोपाल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाद ये विदिशा हो गया, ठीक है, और फिर ये आपका रायसेन हो गया। मतलब भोपाल में अगर हम देखें तो पूरे के पूरे भोपाल संभाग से होता हुआ ये आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो उज्जैन में 7 हैं जिले, ठीक है, लेकिन उज्जैन में केवल 3 जिलों से हो रहा है, भोपाल में पूरे 5 में से 5 जा रहा है। ठीक है, तो पहले यहां पर ये उज्जैन संभाग में गया, उसके बाद भोपाल संभाग में गया। अब तीसरे नंबर पर जो चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो मिल रही है आपको जबलपुर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको लाइन से चलो बता देता हूं। पहले हम यहां पर क्या करेंगे, अगला वाला जो यहां पर जा रहा है संभाग वो कौन सा हो गया, अगला संभाग जो है यह है आपका सागर संभाग। ठीक है, तो अगर हम यहां पर सागर संभाग में देखेंगे तो सागर में आपको 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक तो यहां पर ये सागर हो गया और दूसरा जो है यहां पर ये दमोह हो गया। ठीक है, तो सागर संभाग में सागर और दमोह 2 जगह जो है ये आपको चीजें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो यहां पर है वो आपको जबलपुर संभाग देखने को मिल रहा है। तो जबलपुर संभाग में अगर हम देखें तो जबलपुर में जबलपुर और कटनी, ठीक है, तो 11वें नंबर पर जबलपुर हो गया, 12वें नंबर पर यहां पर कटनी हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका जबलपुर और कटनी। ठीक है, तो ये 2 हैं जो जबलपुर को यहां पर कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो आखिरी वाला है वो है आपका शहडोल। तो शहडोल में आपको ये उमरिया देखने को मिल गया एक, और यहां पर ये शहडोल देखने को मिल गया। अच्छा, आपसे ना पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जिले वाइज इसको लेफ्ट से लेकर राइट में आप अरेंज करो। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट में आपको अरेंज करने के लिए पेपर में बोला जा सकता है। तो मैंने नंबर लिख दिया है ना, 1 से लेकर 14 तक ये नंबर जो है ये यहां पर लिख दिया है। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा जो है वो पूरे के पूरे भोपाल संभाग से जा रही है ना, मतलब भोपाल संभाग के जितने भी जिले हैं उन सबको वो यहां पर कवर कर रही है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो कुछ संभाग से नहीं भी जा रही है, तो वो कौन कौन से संभाग है, देखिए जबलपुर संभाग से जा रही है, बिल्कुल सही बात है, इंदौर संभाग से नहीं जा रही है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना कि इंदौर संभाग से कर्क रेखा जो है वो नहीं जाती है।
भोपाल संभाग से जा रही है, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर वाला जो संभाग है वहां से ये आपको जाती हुई नहीं दिखा दे रही है, ठीक है। रीवा जो संभाग है वहां से कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है। उज्जैन संभाग से जा रही है, सागर संभाग से जा रही है। चंबल वाला जो संभाग है वहां से कर्क रेखा नहीं जाती है। नर्मदापुरम वाला जो संभाग है वहां से नहीं जाती है, ठीक है। और शहडोल संभाग से जाती है। तो मतलब अगर हम यहां पर देखें तो 5 संभाग हैं जहां से नहीं जाती है और 5 संभाग हैं जहां से कर्क रेखा जाती है। तो इसके ऊपर भी आपसे पेपर में सवाल बन सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करी हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और आप अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पर याद करने में सफल हो रहे होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब आप सभी को पता है कि देखिए भारत का एक मानक देशांतर है, ठीक है। मानक देशांतर मतलब क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जिनको हम देशांतर यहाँ पर कहते हैं, उससे किसी भी देश का जो समय वगैरह होता है वो सब चीजें हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत का जो मानक देशांतर है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, पहले तो वो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जो मानक समय रेखा है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहां पर क्या है, वो है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, है ना। मतलब जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, है ना, क्योंकि पूर्व दिशा में है तो वो पूर्वी देशांतर। जैसे नैनी, इलाहाबाद, है ना, अलग अलग तरीके के नाम आप यहां पर ये देख सकते हैं। और आपको एक चीज ये भी पता है, मध्य प्रदेश जो है की पूर्वी सीमा, ठीक है, पूर्व में है वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर हम यहां पर अब मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो कौन निर्धारित करता है, वो करता है सिंगरौली, है ना, क्योंकि पूर्वी स्टेट कौन सा है भाई, वो है सिंगरौली, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा के बारे में बात करें तो ये कितना है, ये है 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, है ना। और ये कितना है, ये है 82 डिग्री 1/2 डिग्री ईस्ट। तो मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों जगह जो है वो यहां पर क्या है, वो समीप स्थित है, ठीक है। क्या है वो आपको समीप स्थित यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले के नजदीक स्थित है, सिंगरौली के नजदीक स्थित है। भारत की मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन में कई बार आती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, एक तो ये सवाल है। और दूसरी बात, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो आपको मिलेगा छिंदवाड़ा, ठीक है। तो छिंदवाड़ा क्या है, वो सबसे बड़ा जिला है। और अगर सबसे छोटा जिला हम यहां पर देखेंगे तो वो यहां पर क्या है, वो आपको निवाड़ी यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर जनसंख्या के बारे में बात करें, ठीक है, कि भाई जनसंख्या के बारे में यहां पर जो है वो कुछ फैक्ट यहां पर हम देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, अगर हम यहां पर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर देखने को मिलेगी, और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कहां पर देखने को मिलेगी। तो अब ये मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम देखेंगे तो वो क्या है, वो आपको इंदौर यहां पर देखने को मिलेगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, ये है निवाड़ी। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे न्यूनतम है, ठीक है, जो न्यूनतम जनसंख्या वाला हमारा जिला है उसका नाम क्या है, उसका नाम हरदा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हरदा जो है ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका नाम आप मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको
शुरू के 5, लास्ट के 5, ये सब भी चीजें आगे पढ़ाऊंगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अगर हम अगली बात देखें तो सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो 2 संभाग थे, है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ था। पहला जो संभाग था वो कौन सा था, एक तो था आपका जबलपुर, ठीक है। यहां पर जो है ये पहला संभाग जो आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका जबलपुर, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, दूसरा जो था वो था इंदौर, ठीक है। ये हो गया आपका इंदौर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इंदौर है। और इसमें टोटल यहां पर कितने आपको देखने को मिलेंगे जिले, 8 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद न्यूनतम के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना, कि न्यूनतम जिलों वाला संभाग, तो इसमें 2-3 है ना, कौन कौन से हैं। पहले जैसे हम देखेंगे तो एक आपको नर्मदापुरम देखने को मिलेगा, ठीक है, एक हो गया आपका नर्मदापुरम, फिर हो गया आपका शहडोल, ठीक है, फिर उसके बाद एक हो गया आपका चंबल, ठीक है। ये 3 आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और इनमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, वो 3-3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के 34 जिले, ठीक है, 34 जिले पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, वो मैंने अंतर्वर्ती जैसे बनाते हैं सीमा, ठीक है, मैंने बताया था ना 18 अंतर्वर्ती हैं, टोटल कितने जिले हैं, टोटल 52 है, तो 34 जिले पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश के सभी संभाग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मध्य प्रदेश के सभी संभाग, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात यहां पर है वो यहां पर क्या है कि भारत के मध्य में स्थित, ठीक है, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। आप सभी को पता है कि एक पेंजिया था, ठीक है, फिर समय के साथ, है ना, दाब परिवर्तन जैसे जैसे हुआ, फिर वो 2 पार्ट में टूट गया, एक को लॉरेशिया कहते हैं, एक को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश जो है, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, वो गोंडवाना लैंड का यहां पर भाग है, ठीक है। अब उसके बाद ना यहां पर जो है एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो हमारी स्लाइड है उसमें लेके चलता हूं, ठीक है, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के चिन्ह के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना। यहां पर देखो क्या बताया जा रहा है, यहां पर जो मेन पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश, जैसे क्या होता है कि सब चीजों का एक चिन्ह होता है, ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश का भी एक चिन्ह है। तो अगर हम यहां पर देखें, राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर की ओर 24 स्तूप आकृतियां हैं, मतलब ये जो इस तरीके की आकृति दिख रही है ना, इनकी संख्या कितनी है, इनकी जो संख्या आपको देखने को मिल रही है, ये आपको 24 देखने को मिल रही है, ठीक है। 24 यहां पर क्या है, ये टोटल स्तूप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो है ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ऊपर की तरफ यहां पर ये मध्य प्रदेश शासन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे जो है ये बरगद का वृक्ष है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पीछे जो है ये बरगद का वृक्ष है, और ये अशोक स्तंभ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका अशोक स्तंभ जो है वो देखने को मिला, मतलब 24 स्तूप हैं, ठीक है, सत्यमेव जयते मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, बरगद का वृक्ष है, अशोक स्तंभ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये इस जगह पर और एक इस जगह पर, ठीक है, तो 2 बालियां हैं, किसकी किसकी, इसमें आपको गेहूं, ठीक है, गेहूं व धान, ठीक है, इनकी बालियां आपको जो यहां का राजकीय चिन्ह है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गेहूं और धान जो है ये आपको थोड़ा सा इस पोर्शन पे देखने को मिल रहा है। हमारे राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है पेपर में, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
अब यहां पर क्या है, ठीक है, अगर हम बोलें कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है ना, मतलब सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, तो ये कहां पर है, ये भी आपको जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, पहले तो उसका नाम याद रख लेना आप, उसका नाम है करौंदी ग्राम, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है ये आपको करौंदी ग्राम देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि ये कौन से जिले में आता है, ये कटनी जिले में आता है, ठीक है, कटनी जिले में, ठीक है। उसके बाद ढीमरखेड़ा तहसील, ठीक है, ढीमरखेड़ा तहसील है, ठीक है, ढीमरखेड़ा तहसील देखने को मिल रहा है, ठीक है, कटनी जिला, ढीमरखेड़ा तहसील, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत की केचुआ पहाड़ियों की केचुआ पहाड़ियां, ठीक है। तो क्या है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है वो करौंदी ग्राम है, जो कि कटनी जिला के ढीमरखेड़ा तहसील में विंध्याचल पर्वत की केचुआ पहाड़ी की ढलान पर स्थित है, ठीक है। ये है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं यहां पर, कि जैसे यहां पर आप देखिए, ठीक है, इस जगह पर ही देख लो आप, ठीक है, यहां पर क्या है, एक बात ये ध्यान रखना, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको एक चीज पता है कि जैसे ये यहां पर ईस्ट वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, यहां पर ये देखने को मिल रहा है, यहां पर कौन सा जिला है, ये है आपका सिंगरौली, ठीक है, और यहां पर कौन सा है, ये है आपका अलीराजपुर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मेरिडियंस होती हैं, ठीक है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि 34 मिनट का अंतर है ना, 34 मिनट का अंतर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग यहां पर समझें कि मध्य प्रदेश का जो यहां पर देशांतरीय विस्तार है ना, मतलब जो पश्चिम से पूर्व की तरफ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, वो यहां पर कितना है, वो आपको देखने को मिलेगा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि 82 48 में से मैं 74 9 जो है वो माइनस करूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 डिग्री 39 मिनट, मतलब इतने का अंतर है। अब 1 डिग्री में जो समय का अंतर आता है वो कितनी देर का आता है, वो 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है, 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट का अंतर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो वो क्या है कि वो पोजीशन अलग है, तो 34 मिनट में आप ये कह सकते हैं कि जो सूर्योदय होता है उसमें आपको 34 मिनट का अंतर यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, 34 मिनट का जो यहां पर सूर्योदय होता है ना, मतलब सिंगरौली में सूर्योदय पहले होता है, लेकिन अलीराजपुर में जो है वो सूर्योदय क्या होगा, वो आपको बाद में होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। इसका कारण ये है, तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगली क्लास में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ है ना, क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो वो अगली क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपका आज का जो सेशन होगा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपना कमेंट जरूर लिख के जाइएगा, और अगली क्लास में आप मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।